एक न्यूक्लियर फ्लैश और दुनिया बदल सकती है। सीज फायर हो गया है पर मिसाइल्स अब भी रेडी हैं। ईरान इजराइल ने शांत रहने का वादा जरूर किया है पर अमेरिका के ड्रोन अब भी ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं। यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं, यह आपके फ्यूल प्राइसेस, जॉब मार्केट और ग्लोबल पीस का भी फ्यूचर है। वाई दिस रीजन मैटर इवन। आपने कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट हमेशा टेंशन में क्यों रहता है? मिडिल ईस्ट नाम सुनते ही दिमाग में बस एक चीज आती है, कॉन्फ्लिक्ट। बट कभी सोचा है यहां इतना डिस्टर्बेंस है क्यों? देखिए, मिडिल ईस्ट में आती हैं कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, यूएई, लेबनान, इजिप्ट, यमन। और वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से उसके एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यहां पर 15 से 16 के आसपास नेशंस इसमें शामिल हैं। ईरान की अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूं तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह लोकेट है वेस्टर्न एशिया में, जिसको बॉर्डर करती है इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पर्शियन गल्फ। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर है और जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। और दूसरी तरफ इजराइल के अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करो तो ये बहुत ही छोटे सा कंट्री, लेकिन वेस्ट एशिया में सबसे मॉडर्न मिलिट्री पावर, सराउंडेड बाय लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। अब दिक्कत यह है कि ये रीजन है तो ऑयल रिच लेकिन इक्वली रिलीजियसली डिवाइडेड भी। सुन्नी वर्सेस शिया, ईरान और सऊदीया का, इजराइल वर्सेस अरब नेशंस और उसके ऊपर कॉलोनियल हिस्ट्री का बर्डन। जैसे 1916 की अगर बात करूं तो उसमें साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ने बिना सोचे समझे बॉर्डर्स खींच दिए, जिसका रिजल्ट आज तक लोग भुगत रहे हैं। जरा सोचिए, 1916 का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, मिडिल ईस्ट उस वक्त ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, एक बड़ी इस्लामिक एम्पायर जो सेंचुरीज से चल रही थी। लेकिन फिर क्या, उस वक्त यूरोप के दो बड़े पावर्स ब्रिटेन और फ्रांस सीक्रेटली एक टेबल पे बैठे, उन्होंने एक पेपर निकाला, एक पेंसिल उठाई और मैप पे लाइन खींच दी। कहा कि अगर ऑटोमन एम्पायर टूट गया तो ये एरिया मेरा और ये तुम्हारा। जैसे कि कोई दो बच्चे बैठे और उन्होंने एक पेपर के टुकड़े पे पेंसिल मार दी और एक पेपर तुम्हारा और एक पेपर हमारा, कुछ उस तरह से ही हुआ। इस डील का नाम था साइक्स-पाइकॉट एग्रीमेंट। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि कौन सी ट्राइब कहां रहती है, किसकी लैंग्वेज क्या है, किसका बिलीफ क्या है, बस ऑयल चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था। और रिजल्ट, एक रीजन जहां पहले बहुत डाइवर्स लोग थे उन्हें आर्टिफिशियल बॉर्डर्स में जकड़ दिया गया। इराक जहां सुन्नी, शिया और कुद्स एक दूसरे से लड़ते रहे। सीरिया जहां डिक्टेटरशिप और सिविल वॉर का सर्कल कभी खत्म ही नहीं हुआ। और पैलेस्टीन जहां आज तक एक इंडिपेंडेंट स्टेट का सपना अधूरा है। साइक्स-पाइकॉट ने सिर्फ बॉर्डर्स नहीं खींचे, उसने एक ऐसी आग छोड़ी जो आज तक मिडिल ईस्ट को जला रही है। मिडिल ईस्ट सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहा, वो रीजन बन चुका है पावर स्ट्रगल का एक प्लेग्राउंड। पहले ब्रिटिश फ्रेंच आए, उन्होंने अपने फायदे के लिए बाउंड्रीज बनाई, फिर यूएसए और यूएसएसआर आए कोल्ड वॉर के टाइम पे और एरिया को प्रॉक्सी वॉर जोन बना दिया। आज भी जब कभी किसी सुपर पावर को ऑयल चाहिए होता है या इन्फ्लुएंस बढ़ानी होती है तो वो मिडिल ईस्ट के किसी कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर कर लेता है। ईरान, सऊदी, सुन्नी, शिया, इजराइल, पैलेस्टीन, सीरिया, यमन, ये सब इंटरनल इश्यूज हैं, लेकिन इनमें एक्सटर्नल पावर्स हथियार, पैसा, सपोर्ट देकर और आग भड़काते हैं। शांति इसलिए नहीं आती क्योंकि हर कोई चाहता है वहां कंट्रोल, पर कोई वहां के लोगों को सुनना नहीं चाहता। और जब लोग अपने लिए बोलते हैं तो ये उनको टेररिस्ट कह दिया जाता है या फिर किसी और के वार का पॉन यानी मोहरा बना दिया जाता है। यूएसए ने इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे वॉर की 2003 में। कुछ मिला नहीं पर एक देश टूट गया। सीरिया में इंटरनल प्रोटेस्ट को ईरान, रशिया, यूएसए, टर्की सब ने अपने अपने एजेंडा के लिए यूज किया। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स घुस आई। मिडिल ईस्ट में सब कुछ है, ऑयल, कल्चर, हिस्ट्री, बस जो नहीं है वो है पीस, क्योंकि हर पावर ने वहां से कुछ लिया है पर दिया कुछ भी नहीं। एंड जब स्टेक्स इतने हाई हो तो पीस बिकम्स द मोस्ट फ्रेजाइल थिंग। जी हां, सुपर पावर्स मिडिल ईस्ट में शांति क्यों नहीं चाहते? सिंपल सा लॉजिक है, जहां इंटरेस्ट होता है वहां पीस नहीं हो सकता, वहां कंट्रोल चाहिए होता है। मिडिल ईस्ट के पास क्या है? दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस, स्ट्रेटेजिक जगह जैसे कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच में, और एक फ्रैक्चर्ड रीजन जहां लोग डिवाइडेड हैं, जिसको कंट्रोल करना रिलेटिवली
ईजी रहता है। अब सोचिए अगर वहां शांति आ गई तो लोकल लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, अपना रिसोर्सेज खुद कंट्रोल करेंगे, फिर सुपर पावर्स को चीप ऑयल या ऐसे कुछ मिलिट्री बेसिस या इन्फ्लुएंस मिलेगा ही नहीं। इसीलिए यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोप सब किसी ना किसी साइड को सपोर्ट करते हैं पीस के नाम पे, लेकिन असली गेम होता है पावर और प्रॉफिट का। यह रीजन उनके लिए एक चेस बोर्ड बन गया है जहां वो अपने मोहरे चलते हैं और असली प्राइस मिडिल ईस्ट के लोग चुकाते हैं। जेम्स बार की एक बुक है अ लाइन इन द सैंड, वहां पे वो बोलते हैं कि जितनी देर तक मिडिल ईस्ट डिवाइडेड है उतनी देर तक बाहर के पावर्स स्ट्रांग है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट कहानी शुरू कहां से हुई? अब यह समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच आज तक कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं हुआ है, लेकिन अंदर से दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट एक्टिव रहे हैं, छुपी हुई जंगों में, प्रॉक्सी वॉर्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के थ्रू। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कोई था तो वो था 1979, जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आई, एक पूरी मोनार्की गई और उसकी जगह एक रिलीजियस गवर्नमेंट बनी, जिससे हम कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस नए सिस्टम में सबसे पावरफुल पोजीशन थी सुप्रीम लीडर, जिसका रोल पहले आयतुल्लाह खोमेनी ने संभाला और बाद में अली खमेनी उस पोजीशन का चेहरा बन गए। तब से ईरान ने ओपनली इजराइल के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू किया, जहां इजराइल को उन्होंने एक इल्लीगल ज़ियोनिस्ट स्टेट कहा, जिसका वजूद उनके नजरिए में अनएक्सेप्टेबल है। और ईरान ने सिर्फ बोल के नहीं बल्कि हमस, गजा और हिजबुल्लाह लेबनान जैसे एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया, फंडिंग, वेपन्स, ट्रेनिंग सब दिया। वहीं इजराइल का डर यह है कि ईरान सिर्फ ये सब ग्रुप्स तक सीमित नहीं रहेगा, वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इजराइल का मानना है। ईरान डिनाई करता है, कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही पीसफुल है, लेकिन इजराइल के लिए एक न्यूक्लियर ईरान के होने का मतलब है इजराइल का रिस्क पे होना। यह बात योल गोजांस्की ने कही है, जो इजराइल के टॉप सिक्योरिटी स्कॉलर हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आइडियोलॉजी से, रिलीजियस आइडेंटिटी से, और पहुंचती है न्यूक्लियर थ्रेट तक। और इसी टेंशन ने मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल बना के रखा है फॉर डेकेड्स। अब तक ईरान और इजराइल सिर्फ इनडायरेक्टली लड़ते आए थे, जैसे सीरिया, लेबनान या गाजा के जरिए, लेकिन अप्रैल 2024 में पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पे ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। यह मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ईरान का कहना था कि इजराइल ने सीरिया में उनके कॉन्सुलेट पे एयर स्ट्राइक की थी, जो टेक्निकली एक डिप्लोमेटिक स्पेस होता है। ईरान ने कहा अगर हमारे डिप्लोमेट सेफ नहीं है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ? इजराइल ने तुरंत जवाब दिया, ईरान के इस्फहान एरिया के पास एयर स्ट्राइक किए, जहां उसके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी टेंशन सिर्फ बॉर्डर तक नहीं, न्यूक्लियर जोन तक पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात, यूएस से ओपनली इजराइल के सपोर्ट में आ गया। यूएस ने अपने वॉरशिप्स मेडिटेरेनियन सी में भेजे और ईरानियन ड्रोन्स को सेंटकॉम फोर्सेस ने इंटरसेप्ट भी किया। यानी अब ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहा, ये ईरान वर्सेस इजराइल प्लस अमेरिका बन चुका है। यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया क्यों? देखिए, अप्रैल 2024 के बाद जब ईरान ने इजराइल पे मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, तब से यूएसए ऑलरेडी अलर्ट मोड पे था। लेकिन जून 22, 2025 को सबसे बड़ा कदम उठाया गया। यूएसए ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे डायरेक्ट मिसाइल अटैक कर दिया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। यूएसए ने स्टेल्थ बॉम्बर्स और मिसाइल से स्ट्राइक किया। फर्दो, जो कि डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है, नतांज, जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर है, और इस्फहान लॉजिस्टिक्स प्लस न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। यूएस का कहना था ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को वॉर के कवर में फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी पे ईरान का जवाब आता है कि ईरान ने तुरंत कतर में यूएस मिलिट्री बेस पे मिसाइल अटैक किया। कोई मेजर कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन मैसेज क्लियर था कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। असर क्या पड़ा इसका? देखिए, ईरान इजराइल टेंशन के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस $85 से लेकर $102 पर बैरल तक पहुंच गए हैं। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है, मई 2024 की यह रिपोर्ट है कि क्या ऑयल पे असर पड़ा। सेकंड, फॉर्दो साइड पे IAEA, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी कंफर्म किया कि सेंट्रीफ्यूज डैमेज हो चुके हैं। ग्लोबल डिप्लोमेसी भी प्रेशर में आ चुकी है। अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई शुरू होती है तो यूएस से ऑटोमेटिकली खींच ही लिया जाता है, तो चाहे प्लान्ड हो या इसका कॉन्सिक्वेंस हो। अब क्या हो सकता है? देखिए, हालांकि यूएसए और कतर के थ्रू
24 जून को एक टेम्पोररी सीज फायर हो गया है, लेकिन ट्रस्ट अभी भी 0 लेवल पर है। ईरान अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करने से मना कर रहा है। यूएस, इजराइल और गल्फ का रीजन अब भी हाई अलर्ट पर बना हुआ है। यूएसए ने अब सिर्फ सपोर्ट नहीं, खुद एक्शन लिया है। मिडिल ईस्ट अब एक और पॉइंट पे पहुंच गया है जहां या तो डिप्लोमेसी आगे बढ़ेगी या पूरे रीजन को एक और वॉर खींच लेगी, और इसका इंपैक्ट फ्यूल प्राइसेस, माइग्रेशन और ग्लोबल टेंशन सब जगह दिखाई दे रहा है। अब ये मत सोचना कि ईरान इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू है। इसका असर दुनिया के हर कोने में महसूस होगा, और हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पर सबसे ज्यादा। पहला, ऑयल क्राइसिस। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है, एक छोटा सा नैरो एरिया जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल गुजरता है। अगर वहां डिसरप्शन हुआ तो इंडिया, चाइना, जापान जैसे देश जो हैवीली ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं। न्यूक्लियर डेंजर। अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और फास्ट कर दिया, जिसका सिग्नल वो दे चुका है, तो मिडिल ईस्ट में नए आर्म्स रेस और स्टार्ट हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे कंट्रीज भी न्यूक्लियर एम्बिशंस ला सकती है। इसका मतलब है कि दुनिया का मोस्ट अनस्टेबल रीजन मोस्ट डेंजरस बन जाएगा। रिफ्यूज क्राइसिस। ऑलरेडी सीरिया, लिबनान और पैलेस्टीन के लोग अपने घर छोड़ के जा चुके हैं, और अगर एक और रीजनल वॉर स्टार्ट होती है तो मिलियंस लोग माइग्रेट करेंगे यूरोप, टर्की और गल्फ कंट्रीज तक। यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोनों का रिस्क और बढ़ जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 2024 तक सीरिया और गजा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इंडिया का रोल ऐसे में क्या होना चाहिए? बैलेंस या बाइस्ड? देखिए, इंडिया के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट एक टाइट रॉप वॉक जैसा है। दोनों से रिश्ता है, पर किसी का साइड लेना बड़ा ही मुश्किल। इजराइल हमारा ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है। हमें स्पाइक मिसाइल्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स और हाई टेक मिलिट्री सिस्टम्स इजराइल से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और चाबहार पोर्ट जैसा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भी वही है, जो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ट्रेड के लिए लाइफ लाइन बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, 9 मिलियन से ज्यादा इंडियन गर्ल्स कंट्रीज में काम करते हैं। अगर वेस्ट एशिया में वॉर होता है तो उनकी सेफ्टी और वहां का इकोनॉमिक इंपैक्ट हम पे सीधा आता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट राजा मोहन का भी कहना है कि इंडिया ओपनली किसी का साइड नहीं ले सकता। इस वक्त हमें क्वाइट डिप्लोमेसी करनी चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ रखते हुए। यह कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक टेस्ट है। दोस्ती भी निभानी है और देश का इंटरेस्ट भी बचाना है। वॉर से दूर रहना जरूरी है, लेकिन खुद को सेफ रखना उससे बेहद ज्यादा जरूरी है। यह सिर्फ ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है, यह दुनिया के ऑयल, पीस और इंसानी जिंदगियों का भी सवाल है। और जब बड़ी ताकतें बीच में आ जाती हैं तो उसका असर आपके फ्यूल बिल से लेकर ग्लोबल स्टेबिलिटी तक दिखता है। इंडिया के लिए यह वक्त है सोच समझ के चला जाए, ना किसी के फेवर में, ना अगेंस्ट, सिर्फ अपने देश के इंटरेस्ट के लिए। डिप्लोमेसी, बैलेंस और टाइमिंग, यही 3 चीजें अब इंडिया की स्ट्रेंथ बन सकती हैं।